गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है ठीक ही होंगे। पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में। आज हम लोग जो है अगले टॉपिक को पढ़ेंगे जिसका नाम है गोल्जी बॉडी। गोल्जी बॉडी भी इंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का ही एक पार्ट है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, गोल्जी बॉडी। सबसे पहले बात करते हैं गोल्जी बॉडी को डिस्कवर किसने किया था। तो हम लोग कहेंगे गोल्जी बॉडी को जो डिस्कवर किए थे साइंटिस्ट, उनका नाम था डिस्कवर्ड बाय कैमिलो गोल्जी। कैमिलो गोल्जी जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने 1898 ईस्वी में गोल्जी बॉडी का क्या किया था, डिस्कवरी किया था। अब हम लोग बात करेंगे गोल्जी बॉडी को बहुत सारे अलग अलग नामों से जाना जाता है। तो हम लोग जो है उनके जो और भी नाम है उसके बारे में देखते हैं। अदर नेम्स ऑफ गोल्जी बॉडी, अदर नेम्स ऑफ गोल्जी बॉडी। इसका जो दूसरा नाम है गोल्जी कॉम्प्लेक्स, अगला गोल्जी एपरेटस, फर्दर इसका नाम है ट्रोफोस्पोंजियम, ट्रोफोस्पोंजियम। इसको हम लोग कहते हैं डाल्टन्स कॉम्प्लेक्स, अगला इसका नाम है बेकर्स बॉडी, लिपोकॉन्ड्रिया, डिक्टियोसोम, आइडियोसोम। तो हम लोग कहेंगे गोल्जी बॉडी को जो हम लोग अदर नेम से जानते हैं, सबसे पहला तो आता है आपका गोल्जी कॉम्प्लेक्स, अगला गोल्जी एपरेटस, ट्रोफोस्पोंजियम, डाल्टन्स कॉम्प्लेक्स, बेकर्स बॉडी, लाइपोकॉन्ड्रिया, डिक्टियोसोम, आइडियोसोम। तो हम लोग देख रहे हैं गोल्जी बॉडी के बहुत सारे नेम है और इसमें से कोई भी आप यूज करके आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। तो इन सभी को हम लोग याद रखेंगे। अब फर्दर हम लोग देखेंगे गोल्जी बॉडी का जो है सेल में पोजीशन कहाँ पे होता है, सेल में कहां पाया जाता है गोल्जी बॉडी। डायग्राम की मदद से हम लोग समझेंगे। ये रहा सेल मेम्ब्रेन, इसके बीच में सेंटर ऑफ द सेल जिसको हम लोग न्यूक्लियस कहते हैं, यहां से अटैच होगा आपका इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एक होगा आपका RER रफ, दूसरा स्मूथ। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ही बगल में पाया जाता है हमेशा क्या, गोल्जी बॉडी। तो इसका हो गया ये यहाँ पे, इस तरह से ये हो गया गोल्जी बॉडी। अब हम लोग इसका नेमिंग देख लेते हैं। ये हो गया आपका सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन। ये हो गया SER स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये हो गया RER रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये हो गया आपका न्यूक्लियस, सेल मेम्ब्रेन, अच्छा सॉरी सेल मेम्ब्रेन तो हो गया, ये हो गया गोल्जी बॉडी, गोल्जी
बॉडी। साइटोप्लाज्म, गोल्जी बॉडी के आसपास में एक क्लियर जोन पाया जाता है। यहाँ पे साइटोप्लाज्म क्या होता है, क्लियर होता है, मतलब कोई भी एक्स्ट्रा पार्टिकल या ऑर्गेनेल्स या किसी भी तरह का मटेरियल जो है गोल्जी बॉडी के आसपास एक कुछ एरिया में नहीं पाया जाता है, वहां पे क्लियर साइटोप्लाज्म होता है। उसको हम लोग कहते हैं जोन ऑफ एक्सक्लूजन। ये वाला जो पार्ट हो गया इसको हम लोग कहते हैं जोन ऑफ एक्सक्लूजन। अब हम लोग इसको लिख लेंगे। सबसे पहले बात करेंगे गोल्जी बॉडी किस किस चीज से मिलकर बना होता है। गोल्जी कॉम्प्लेक्स या बॉडी कंसिस्ट्स ऑफ सिस्टर्नी व्हीकल एंड ट्यूब्यूल्स। हम लोग जानते हैं गोल्जी कॉम्प्लेक्स या गोल्जी बॉडी जो है इंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का पार्ट होता है। तो गोल्जी बॉडी किस किस से मिलकर बना होता है, ये आपका सिस्टर्नी से मिलकर बना होता है, वैक्यूल से मिलकर बना होता है और ट्यूब्यूल से मिलकर बना होता है। गोल्जी बॉडी के जो है दो फेस होते हैं। अगर हम यहाँ पे देखें, ये रहा गोल्जी बॉडी, एक फेस होता है जो सेल मेम्ब्रेन की तरफ होता है, एक फेस हुआ सेल मेम्ब्रेन की तरफ। अगर इस फेस को हम लोग कहें सेल मेम्ब्रेन की तरफ और नीचे वाले को कहें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की तरफ, तो इसमें क्या होता है, दो फेस होता है। जो फेस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की तरफ होता है इसको हम लोग कहते हैं सिस फेस या फॉर्मिंग फेस, फॉर्मिंग फेस, या ये दिखने में कॉन्वेक्स शेप का होता है, इसलिए हम लोग इसको क्या कहते हैं, कॉन्वेक्स फेस भी कहते हैं। और जो हिस्सा सेल मेम्ब्रेन की तरफ होता है उसको हम लोग कहते हैं ट्रांस फेस या मैच्योरिंग फेस या कॉनकेव फेस। ये रहा गोल्जी बॉडी और नीचे वाले साइड को हम लोग कह देते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, इधर पड़ता है और आगे में पड़ता है सेल मेम्ब्रेन। तो जो हिस्सा गोल्जी बॉडी का सेल मेम्ब्रेन की तरफ होता है उसको हम लोग कहते हैं ट्रांस फेस या हम लोग इसको मैच्योरिंग फेस भी कह सकते हैं। ये देखने में चूंकि कनकेव शेप का होता है इसलिए हम लोग इसको कनकेव फेस भी कहते हैं। दूसरा हिस्सा जो कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की तरफ पड़ता है उसको हम लोग कहते हैं सिस फेस या फॉर्मिंग फेस या कॉन्वेक्स फेस। इसको हम लोग वर्ड्स में अगर लिखें तो हम लोग कहेंगे टुवार्ड्स एनएम मीन्स न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। इसमें कौन सा फेस होता है गोल्जी बॉडी का, तो हम लोग कहेंगे ऑलवेज सिस फेस या फॉर्मिंग फेस या कॉन्वेक्स फेस। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की तरफ कौन सा फेस होता है हमेशा, तो गोल्जी बॉडी का सिस फेस, फॉर्मिंग फेस या कॉन्वेक्स फेस होता है। दूसरा हम लोग अगर बात करें सेल मेम्ब्रेन की तरफ कौन सा फेस होता है, इसके तरफ हमेशा जो फेस होता है वो होता है ट्रांस फेस, मैच्योरिंग फेस या कनकेव फेस। इतना आप लोग लिखिए फिर हम आगे बताते हैं। अब हम लोग बात करेंगे किस साइज का होता है गोल्जी बॉडी। तो गोल्जी बॉडी का अगर हम लोग साइज का बात करते हैं तो उसका हम डायमीटर का बात करते हैं। डायमीटर जो होता है इसका 0.5 to 1 माइक्रोमीटर का होता है। उसके बाद हम लोग कहेंगे अराउंड गोल्जी बॉडी a clear zone of cytoplasm
found, that is called zone of exclusion। गोल्जी बॉडी के अराउंड में एक क्लियर साइटोप्लाज्म पाया जाता है, कुछ एरिया तक क्लियर रहता है, उसमें कुछ नहीं होता है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, जोन ऑफ एक्सक्लूजन के नाम से जानते हैं। फर्दर अगर हम लोग बात करें गोल्जी बॉडी करता क्या है, तो अगर हम लोग इसके मेन फंक्शन का बात करें, मुख्य कार्य, मेन फंक्शंस का अगर बात करें गोल्जी बॉडी का, तो हम लोग कहेंगे गोल्जी बॉडी का मेन फंक्शन है सेक्रीशन, टू सेक्रीट। गोल्जी बॉडी का मेन फंक्शन क्या हो गया, तो हम लोग कहेंगे स्राव करना, किसी भी चीज का जो है स्राव करना या सेक्रीट करना क्या है, गोल्जी बॉडी का मेन काम है। तो हम लोग कहेंगे अगर ये स्राव कर रहा है, इसका मतलब ये क्या कर रहा है, फाइनल प्रोडक्ट बना रहा है किसी भी चीज का। और हम लोग जानते हैं फाइनल प्रोडक्ट बनाने के लिए जो है रॉ मटेरियल की आवश्यकता होती है। तो अगला सवाल उठता है रॉ मटेरियल इसको कहां से मिलता है, तो हम लोग कहेंगे गोल्जी बॉडी गेट्स इट्स रॉ मटेरियल फ्रॉम ER। गोल्जी बॉडी जो है अपना रॉ मटेरियल इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से प्राप्त करता है। जो भी ये सीक्रेट करता है उसके लिए जो सब्सटेंस इसको जरूरत पड़ता है वो कहां से मिलता है इसको, तो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। हम लोग जानते हैं कि गोल्जी बॉडी हमेशा इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास होता है, तो उसको रॉ मटेरियल भी जो है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मतलब प्रदान करता है। अगला हम लोग बात करेंगे अराउंड गोल्जी बॉडी no cell organelles are found। गोल्जी बॉडी के आसपास में कोई भी सेल ऑर्गेनेल क्या होता है, नहीं पाया जाता है। इफ एनी सेल ऑर्गेनेल इज प्रेजेंट then it must be इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसका जो अगला प्रॉपर्टी है कि अराउंड गोल्जी बॉडी के आसपास में कोई भी सेल ऑर्गेनेल क्या होता है, नहीं पाया जाता है। अगर हम लोग कहते हैं कि कोई सेल ऑर्गेनेल पाया जा रहा है तो वो हमेशा कौन सा होगा, तो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगा। ठीक है, यहां तक लिखिए। इसके बाद जो इसका एक और काम है वो कहेंगे गोल्जी बॉडी रेगुलेट्स मैक्रोमोलिकुलर ट्रैफिक विद इन द सेल। तो हम लोग क्या कहेंगे, इसका जो अगला काम है मैक्रोमोलिकुलर ट्रैफिक किसको कहेंगे, तो जो बड़ा मटेरियल होता है, जो मॉलिक्यूल जो है साइज में लार्ज होता है, उसका जो ट्रैफिक होता है, मतलब एक जगह से दूसरे जगह जा रहा है सेल के अंदर में, उसको कौन रेगुलेट करता है, तो हम लोग कहेंगे उसको गोल्जी बॉडी रेगुलेट करता है। ठीक है, यहां तक लिख लिए। अब हम लोग समझने की कोशिश करेंगे गोल्जी बॉडी जो है सेक्रीशन का काम करता है या पैकेजिंग का काम करता है, तो उसका प्रोसेस क्या है, मतलब स्टेप्स क्या है, तो डायग्राम की मदद से हम लोग समझेंगे गोल्जी बॉडी जो है किस तरह से प्रोसेस करता है किसी भी प्रोडक्ट को, या पैकेजिंग कैसे करता है। ये गोल्जी बॉडी का सिस्टर्नी है, अलग अलग डिश शेप का जो होता है।
ये हो गया आपका गोल्जी बॉडी, इधर हो गया सिस फेस, मतलब ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एक तरफ है, ये हो गया ट्रांस फेस, मतलब ये सेल मेम्ब्रेन एक तरफ है। इसमें हम लोग क्या देखते हैं, RER से मतलब रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से क्या आया, यहाँ पे प्रोटीन आया, इसको क्या कहेंगे, प्रोटीन आया। और फिर हम कहेंगे इधर से SER से क्या आया, तो लिपिड आया। ये गोल्जी बॉडी है, इसमें पैकेजिंग करना है तो रॉ मटेरियल हम लोग जानते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम देता है। अब जब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दिया तो RER प्रोटीन दिया और SER क्या दिया, लिपिड दिया। अब ये यहाँ आके फ्यूज कर गया, इसके अंदर आ गया, प्रोटीन आ गया यहाँ। अब इससे फर्दर ये आगे बढ़ा, यहाँ आके क्या हो गया, इसका पैकेजिंग हो गया और इसमें कार्बोहाइड्रेट का क्या हो गया, चेन जुट गया। और जब इसमें कार्बोहाइड्रेट का चेन जुट गया तो ये प्रोटीन क्या हो गया, ये अब हो गया ग्लाइकोप्रोटीन, ग्लाइकोप्रोटीन। और ये लिपिड क्या हो गया, ये लिपिड हो गया ग्लाइको लिपिड। प्रोटीन ग्लाइकोप्रोटीन बन गया और लिपिड क्या बन गया, ग्लाइकोलिपिड। अब यहाँ से ये फर्दर एडवांस किया, एडवांस करके यहाँ पहुंच गया ट्रांस फेस पे, ये और ये यहाँ पे। यहाँ से फर्दर क्या होगा, ये बाहर चले गया, ये आउट हो गया, ये यहाँ से आउट हो गया। और क्या हो गया, तो इस डायग्राम में हम समझ रहे हैं RER से प्रोटीन आया और SER से लिपिड आया। ये सिस फेज में जाके सबसे पहले क्या किया, फ्यूज किया, सिस फेज में फ्यूज किया। यहाँ से फर्दर एडवांस हुआ तो गोल्जी बॉडी के अंदर में जो है इसका पैकेजिंग हुआ और इसमें कार्बोहाइड्रेट चेन जोड़ दिया गया। तो कार्बोहाइड्रेट चेन जुटने के बाद प्रोटीन क्या हो गया, ग्लाइकोप्रोटीन बन गया, और लिपिड क्या हो गया, ग्लाइकोलिपिड बन गया। फर्दर ये एडवांस किया, ट्रांस फेज के पास पहुंचा और ट्रांस फेज से ये बाहर चले गया। तो ये पूरा प्रोसेस होता है पैकेजिंग और जो सेक्रीशन से पहले या फिर इसको जो भी रॉ मटेरियल मिलता है उसको ये किस तरह से तैयार कर देता है फर्दर साइटोप्लाज्म में एक जगह से दूसरे जगह ट्रेवल करने या फिर एक सेल से दूसरे सेल में ट्रेवल करने के लिए ये तैयार कर दिया। अब इस स्टेप हम लोग जो है वर्ड्स में लिख लेंगे। स्टेप्स को अब जो हम लोग क्या करेंगे, वर्ड्स में लिख लेंगे, क्या क्या हुआ, पूरा प्रोसेस में क्या क्या हुआ। अब हम लोग क्या करेंगे, वर्ड्स में लिख लेंगे। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, स्टेप्स। पहला स्टेप क्या हुआ, रॉ मटेरियल आया, रॉ मटेरियल comes from endoplasmic reticulum, that is lipid and प्रोटीन। सबसे पहले क्या हुआ, रॉ मटेरियल जो है ER से आया, ER से क्या आया, तो वो हम लोग कहेंगे लिपिड और प्रोटीन आया। ये क्या कर गया, फ्यूज कर गया, फ्यूज विथ सिस फेज। हम लोग जो पहला स्टेप में यही देखे थे ना, RER और SER से जो है प्रोटीन और लिपिड आया और सिस फेज जो है गोल्जी बॉडी का उससे क्या कर गया, वो फ्यूज कर गया। उसके बाद हम लोग देखेंगे इसके बाद फर्दर क्या हुआ। फर्दर हम लोग कहेंगे इसका पैकेजिंग हुआ और उसमें क्या हो गया, कार्बोहाइड्रेट चेन को क्या कर दिया गया, जोड़ दिया गया। तो दूसरा स्टेप में क्या कहेंगे, पैकेजिंग इन vehicle and joining of carbohydrate चेन। तो हम लोग कहेंगे दूसरे स्टेप में क्या हुआ, तो दूसरे स्टेप में जो है इसका पैकेजिंग हो गया व्हीकल में और उसमें क्या कर दिया गया, कार्बोहाइड्रेट चेन जोड़ दिया गया। इसके बाद फाइनल स्टेज में क्या हो गया,
फाइनल प्रोडक्ट कम्स आउट फ्रॉम ट्रांसफेस। तो हम लोग कहेंगे लास्ट स्टेप में क्या हुआ, तो लास्ट स्टेप में भाई ये जो प्रोडक्ट था ये जो है ट्रांसफेस से क्या हो गया, फाइनल प्रोडक्ट बाहर चले गया। तो हम लोग यहाँ पे डायग्राम से भी समझ लिए पैकेजिंग किस तरह से होता है, सेक्रेशन किस तरह से होता है, इसको हम लोग वर्ड्स में भी समझ लिए। इतना आप लोग उतारिए। अब हम लोग देखेंगे गोल्जी बॉडी का फंक्शंस क्या है, क्या क्या कार्य जो है गोल्जी बॉडी करता है। अब हम लोग क्या देखेंगे, फंक्शंस ऑफ गोल्जी बॉडी। गोल्जी बॉडी क्या क्या कार्य करता है। सबसे पहले तो इसका कार्य क्या हो जाएगा, पहला कार्य हो जाएगा सेक्रीशन का, मतलब ये क्या करता है, ये स्राव करता है बहुत सारे चीजों का। दूसरा कार्य हम लोग दे सकते हैं इसको पैकेजिंग का, ये पैकेजिंग का कार्य करता है। तीसरा कार्य क्या करता है, ये फॉर्मेशन ऑफ हार्मोन, ये जो है हार्मोन को बनाता है। चौथा कहेंगे फॉर्मेशन ऑफ प्रीकर्सर ऑफ एंजाइम, ये क्या बनाता है, तो एंजाइम का प्रीकर्सर बनाता है जो फर्दर आगे चल के क्या हो जाता है, एंजाइम बन जाता है। उसके बाद हम लोग कहेंगे फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम। पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे लाइसोसोम जो है उसका प्रोडक्शन कौन करता है, तो हम लोग कहेंगे लाइसोसोम का प्रोडक्शन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करता है। बट लाइसोसोम का प्रोडक्शन जो है गोल्जी बॉडी भी करता है। अगर सवाल में पूछे कि लाइसोसोम का प्रोडक्शन कौन करता है और गोल्जी बॉडी और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दोनों ऑप्शन में हो, तो हम लोग बोथ के साथ हमेशा जाएंगे। इसके बाद इसका जो एक फंक्शन है स्पर्मियोजेनेसिस के दौरान, स्पर्मियोजेनेसिस जो है प्रोसेस होता है प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म का, इसमें ये क्या करता है, तो ये इसमें जो है एक्रोसोम का फॉर्मेशन करता है। एक्रोसोम का फॉर्मेशन करता है। ये एक्रोसोम जो है एक्चुअली में एक लाइसोसोम होता है। ये क्या करता है, स्पर्मियोजेनेसिस करता है। तो ये हो गया आपका एक्रोसोम का प्रोडक्शन। और इसका जो एक और फंक्शन है इसको हम लोग कहेंगे फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड। सबसे पहला कार्य क्या हो गया गोल्जी बॉडी का, तो हम लोग कहेंगे सबसे पहला कार्य जो गोल्जी बॉडी का है वो सिक्रीशन करना, सिक्रीट करना जो है सब पहला कार्य है। उसके बाद पैकेजिंग भी इसका कार्य है। उसके बाद जो है ये हार्मोन का प्रोडक्शन करता है। दूसरा काम क्या करता है, तो ये प्रीकर्सर ऑफ एंजाइम बनाता है। प्रीकर्सर ऑफ एंजाइम होता है जो आगे चल क्या हो जाता है, एंजाइम का रूप लेता है। उसका अगला कार्य फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी लाइसोसोम का प्रोडक्शन करता है। स्पर्मियोजेनेसिस प्रोसेस के दौरान, स्पर्म के प्रोडक्शन के दौरान गोल्जी बॉडी जो है एक्रोसोम नाम का एक मटेरियल बनाता है जो कि एक लाइसोसोम का ही टाइप होता है। अगला इसका फंक्शन का बात करें तो फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड। हम लोग देखे इसके अंदर में जब प्रोटीन और लिपिड जाता है तो उसमें क्या होता है कि ये उसको व्हीकल में पैक करके उसमें जो है कार्बोहाइड्रेट चेन को जोड़ देता है, तो प्रोटीन बन जाता है ग्लाइकोप्रोटीन और लिपिड क्या बन जाता है आपका ग्लाइकोलिपिड। तो आज हम लोगों ने जो है गोल्जी बॉडी के बारे में पढ़ा। डिस्कवरी कौन किए थे, कैमिलो गोल्जी 1898 में किए थे, कहाँ पाया जाता है, क्या क्या इसका प्रॉपर्टीज है, फंक्शंस है और इसके स्टेप्स के बारे में पढ़े। तो आज के लिए इतना ही। गोल्जी बॉडी का जो है आज का खत्म होता है। अगले दिन हम लोग जो है नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। थैंक यू। आप लोग पढ़ते रहिए और जितना पढ़ा रहे हैं इसको जो है ध्यान से देखिए, कहीं ना कहीं आपको हर एक एग्जाम में जो है मदद करेगा।
और आपको अगर किसी टाइप का दिक्कत होता है या फिर अगर आपको कुछ पूछना हो तो आप जो है डिस्क्रिप्शन में आपको दिया गया है लिंक टेलीग्राम का, आप वहाँ पे हमसे संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग फिर अगले दिन मिलेंगे।